Hello everyone, welcome to Youth Power Academy. Today is 26th of July and let us begin our current affairs class. The first article is related to art and culture. Suna Besha ritual of Lord Jagannath in Puri. और जैसे कि हमें पता है कि जगन्नाथपुरी यात्रा ये स्टार्ट होती है 15 जुलाई को और इसमें जो लॉर्ड हैं ये लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा जो डिटीज हैं ये जाते हैं मेन टेम्पल से गुंडिचा टेम्पल और दैट इज कंसीडर्ड इनके मैटरनल आंट का होम माना जाता है। यहाँ पे ये एक पूरा वीक रहते हैं और उसके बाद से ये रिटर्न हो जाते हैं टेम्पल में। तो ये जो सूना बेशा है इसमें जो है ये गोल्डन अटायर में वापस आते हैं। सूना बेशा में इनको जो है वो गोल्डन कपड़ों में सजाया जाता है, पूरा गोल्डन इनका इसका जो इनका नेकलेस रहता है, इनका क्राउन्स है, आर्मलेट, एंकलिन सबको। और इसमें माना जाता है कि अब जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 208 किलोमीटर का जो गोल्ड है इसको यूज किया जाता है और ये काफी एक बेहतर डिस्प्ले होता है। गोल्डन अटायर रिचुअल ये ग्रैंडेस्ट इवेंट होता है एनुअल जो रथ यात्रा होती है। लैक्स ऑफ जो डिवोटीज हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक पूरा डिवाइन प्रोसेशन चलता है, रथों में यात्रा करते हैं, चैरियट्स होते हैं। इसे रथ यात्रा चैरियट फेस्टिवल भी कहा जाता है। और मतलब यही माना जाता है कि जाते हैं अपने आंटी के यहाँ और वहां रहते हैं फिर वापस आते हैं। और ये जो सुना बेशा है ये 11th डे पे होता है। ये ब्राइट एक पूरा फोर्टनाइट 15 दिन का चलता है फेस्टिवल। उड़ीसा का आषाढ़ मंथ में चलता है ये। तो जैसे सुना बेशा किससे रिलेटेड है, किस फेस्टिवल से? सुना मतलब सोना, हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं सुना है, इसमें उड़िया में बोलते हैं इसको गोल्ड को सुना बोलते हैं। तो ये इनकी वर्शिपिंग होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखिए। और इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है और इसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड ओरछा इन यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। They have formed a state level committee and this committee will be headed by a chief secretary and they will do all the necessary document work for the nomination of ORCHA during 27-28 nomination. And this initiative follows a suggestion which was made by ICOMOS, that is UNESCO's advisory body। और इसी के बाद जो है वो इंक्लूजन होता है कोई जो भी चीजें होती हैं उनका यूनेस्को में। और ओरछा की अगर हम बात करें तो they have been nominated for its unique blend of Bundela Rajput and Mughal architecture, which is evident in its grand historical monuments। एंड ये जो ओरछा के मंदिर हैं ये बने हैं बेतवा रिवर के पास। और ओरछा जो है ये हिस्टोरिकल टाउन है मध्य प्रदेश का जो अपने प्लेस पैलेसेस और टेम्पल्स और इनके लिए काफी जाना जाता है। 16 सेंचुरी में इनको स्टैब्लिश किया गया था बुंदेल राजपूत चीफ रुद्र प्रताप सिंह इनके द्वारा। और इसमें एक यूनिक टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, वेयर ही इज रिजर्व एज अ किंग। और इसका काफी हिस्टोरिकल और कल्चर जो है वो सिग्निफिकेंस है। तो इसके इंक्लूजन के लिए जो है वो एमपी गवर्नमेंट अब यूनेस्को में इसमें वर्क कर रही है। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इनको प्लेस मिल गया है। दे एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एट 48th सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इन बुसान साउथ कोरिया। और ये इंडिया की 45th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी बन गई है। तो ये दिस रिकग्निशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट और ये हाईलाइट करता है इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो एकेडमिक आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हैं इनको, और जो एक हमारी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है उसके लिए काफी सिग्निफिकेंट है। ये जो साइट्स जो प्रॉपर्टी है ये इसके टू पार्ट्स हैं। वन है चौखंडी स्तूप और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ, जिसमें कि धमेक स्तूप, धर्मराजिका स्तूप
मुगल गाकुटी विहार और अशोकन पिलर्स को इंक्लूड किया है। और दिस इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ये फोर्थ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। तो यूपी के एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और अदर यूपीएससी में भी इसको पूछा जा सकता है। इसके जो पार्ट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं दे प्रिजर्व द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ, which is historically known by various names such as ऋषि पटना और मृगादवा। ये सेक्रेड साइट है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने डिलीवर किया था अपना फर्स्ट सरमॉन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ इन द 6th सेंचुरी बीसीई। और यहाँ से बुद्धिस्ट संघ का जो है वो इन्होंने शुरू किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। ये की बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, और सेंचुरीज से जो है ये काफी फ्लरिश हुआ है, और इसमें डिक्लाइन भी हुआ, और फिर इसका डिस्ट्रक्शन हुआ 12th सेंचुरी सीई में। देर आफ्टर इन 18th सेंचुरी इसकी रीडिस्कवरी हुई, और इसको फिर से जो है वो बनाया गया। मतलब इसका जो रख रखाव का काम है इसको एएसआई करता है। और जो इंस्क्रिप्शन है सारनाथ के, इसमें जो है वो ब्रिंग्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट टू 3। और इसमें लुम्बिनी है नेपाल का, और महाबोधि टेम्पल है बोध गया में। ये भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जिनको कि यूनेस्को में प्लेस मिला है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और सारनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, साइट से रिलेटेड सारी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं ये पूछा जा सकता है इसमें। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको पूरा देखता है, एक्सकेवेशन का काम करता है, रीडिस्कवरी का काम करता है, और मेंटेनेंस का काम करता है। और यहाँ पे Mauryan lion capital which inspired the national emblem of India and जो और भी जो स्कल्पचर्स हैं गुप्ता पीरियड के, इनको भी जो है वो अनर्थ किया गया था। यहाँ से खोज हुई थी इनकी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे चौखंडी स्तूप के बारे में पूछा जा सकता है कि इनका इंक्लूजन हुआ है। तमेक स्तूप है। तो ये सारी चीजें हैं। या धर्म चक्र प्रवर्तन किस रिलीजन से रिलेटेड है या क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये इस बार आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। वैसे यूपी का एग्जाम भी होने वाला है पीसीएस का, तो उसमें इसको पूछ सकते हैं ये। तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और डेली मैगजीन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर चैनल यूट्यूब में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड किया जाता है लिंक, और वहां से आप उसको डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आपको से बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा चैनल पे हमारे शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं, जिनके से आपको आइडिया मिलता है कि कैसे आप एग्जामिनेशन में किन किन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करिए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए। Then there was information related to कुंदावली केव्स। और जैसे कि केव्स के नाम कभी कभी मतलब अक्सर पूछे गए हैं, हमारे आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। और उंदावली केव्स दीज आर लोकेटेड इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दे हैव अ historical and architectural significance. These are rock cut caves and they are a testament of ancient Indian craftsmanship and religious practices. These caves are dedicated to reclining Buddha, and there is a shrine dedicated to Lord Vishnu. Architecture shows a blend of Jain and Buddhist influences, and it has intricate sculptures, carvings along the walls and pillars. Uh, Historically, ये जो caves हैं, these have been carved during the rule of विष्णु कुंदिना डायनेस्टी इन द 7th सेंचुरी सीई। तो ये जो डायनेस्टीज हैं, जो केव्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो उंदावली केव्स है, दिस साइट इज आल्सो मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच वर्क्स टू प्रिजर्व इट्स हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी एंड टू प्रमोट टूरिज्म, एंड इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो इससे ये जो क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। Next important article is related to geography.
There was an article of Pickaxe Mountain. Uh, इट इज क्वाइट फेमस। अभी जो यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने कहा है कि इस पे अटैक करेंगे। और ये जो माउंटेन है, इसको लोकली ईरान में कहा जाता है कुह ए कोलांग गाजला। ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है दैट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 220 किलोमीटर साउथ ऑफ तेहरान। और अभी जो रिसेंट सैटेलाइट इमेजिनरी है, इन्होंने रिवील किया है कि यहाँ पे काफी एक्टिविटी हो रही है। तो जो यूएस है, उसका कहना है कि ईरान यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बना रहा है। और ये जो इसका जो नेचर है, ये चूंकि माउंटेन के नीचे है, तो बहुत अभी क्लियर इमेजेस जो है वो नहीं मान जाती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इजराइल यूएस की, का कहना है कि ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक की कंपोनेंट है। तो अब जैसे माउंटेन के बारे में तो पूछ सकते हैं ये कि कहाँ लोकेटेड है। ये माउंटेन इट इज सिचुएटेड विद इन कारकास रेंज। कारकास रेंज कहाँ पे है, ये आ सकता है। इसके अलावा it is referred as Rishteh Kuh-e-Kharkar, a geographical feature which extend over 100 kilometer in northwest southeast direction between cities of Kashan and Ardestan। तो इसका लोकेशन ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कारकास which reaches about 3.9 kilometer above sea line and it is an arid plateau environment। इसके अलावा उरुमे दोशकार बेल्ट ये बना है एज ए नियो टेथियन ओशन सबडक्टेड beneath the Iranian continental margin before the collision of Arabia and Eurasia, जो कि हुआ था approximately 66 million years ago। तो ये है, तो इसका साइट माउंटेन से जो रिलेटेड साइट इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो कारकास रेंज है, इसके बारे में पूछ सकते हैं ये। और ये तो कारकास रेंज के बारे में पूछ सकते हैं, इसका जो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, किस कंट्री से रिलेटेड है। और ये सारी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेंगी। या लोकल नेम जैसे है, इसको भी देके आप ऐसे एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। देन देयर वाज एन आर्टिकल रिलेटेड टू जू फार्माकोग्नोसी। और ये एक टर्म है दैट इज रिलेटेड टू एनिमल सेल्फ मेडिकेशन। कि एनिमल, जैसे कि एनिमल्स में अगर कोई इश्यू होता है, तो वो अपना जो हेल्थ है उसको बेटर करने के लिए खुद को ट्रीट करते हैं। और इसमें जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि चिंपैंजीज है इन नाइजीरिया में, ये क्या करते हैं, दे स्वेलो लीव्स ऑफ प्लांट डेस्मोडियम गैंगेटिकम विच इज नोन एज शाला पानी इन इंडिया टू एलिमिनेट स्किन पैरासाइट्स। तो इससे ये अपने जो स्किन के पैरासाइट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। एंशियंट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं सुश्रुत, इन्होंने यूज किया था इस प्लांट फॉर्मेशन का टू ट्रीट एस्थमा, हेमेरॉइड्स एंड टाइफॉइड। इसके अलावा एनिमल्स लाइक मंकीज, शीप, डॉग्स एंड कैट, दे सेल्फ मेडिकेट बाय ईटिंग ग्रास टू रिमूव इंटरनल पैरासाइट्स लाइक worms एंड अमीबाज। तो ये है। तो जैसे कि अगर टर्म के बारे में पूछ दे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बिहार पीसेस है, जो झारखंड पीसेस है, उसमें कभी कभी डिटेल में पूछ दिया जाता है टर्म्स के बारे में। जैसे जू फॉर्मैग्नोसी इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट। इसमें जो एनिमल्स हैं वो एक सेल्फ मेडिकेशन को जो है वो करते हैं ऑब्जर्व। तो ये सब चीज, जो ये साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी आ सकता है। फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री थे और इनके रिमूवल के लिए जनता मंच पे प्रोटेस्ट चल रहा था। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि ये रेजिग्नेशन दें। नीट का पेपर लीक हुआ था, इनके पूरे जो टाइम पीरियड है इसमें काफी सारे पेपर लीक हुए हैं। तो एक काफी अभी प्रोटेस्ट हुआ और अभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनका रेजिग्नेशन। और अब ये जो एक्शन है जैसे कि रिमूवल का, तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा। तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 है। तो इसके थ्रू जो कोई भी सिटिंग मिनिस्टर होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है और इसको प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसके बाद प्रहलाद जोशी, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है
एंड इनको असाइन किया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इनका करंट पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मतलब इसके अलावा। तो ये तो फिलहाल इनको रिजाइन इन्होंने दे दिया है। Then in the magazine, there is an important article related to summary of constitution amendments in India from 2014 to 23। तो ये important रहेगा, इसको आप पूरा learn करिएगा। और इसमें जो की अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 which aim to establish national judicial appointment commission to reform the process of appointing judges and judges to the Supreme Court and High Court, replacing the collegiate system. Another significant amendment is Constitutional Amendment 100, uh, uh, and it facilitated the implementation of land boundary agreement between India and Bangladesh. Further, Constitutional Amendment 101st, it introduced GST across India, and it fundamentally altered the indirect taxation system. Article 1, Constitutional Amendment Act 102, it was passed in 2018, and it granted constitutional status to National Commission for Backward Classes। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं रीसेंट के, इनका और ये किससे रिलेटेड है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन। तो इससे आपका एक क्वालिटी का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप चैनल पे हमसे जुड़े रहिए और मैगजीन्स को अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में जो चीजें आपको बताई जाती हैं, इसके अलावा माइंड जो मैगजीन है उसको आप थॉरो स्टडी करिए। और अगर आप इसको डेली स्टडी करते रहते हैं तो एग्जामिनेशन में आप खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसमें को काफी बेहतर पाएंगे, और आपके काफी क्वेश्चन जो है वो उसमें सही होंगे। और इसके अलावा 103rd अमेंडमेंट एक्ट, इट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। Constitutional Amendment Act 104th, it extended reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and Legislative Assembly for additional 10 years. तो ये जो amendments acts हैं, these are important. The next important information is related to Telangana. Telangana की जो CM है, Chief Minister A. Revanth Reddy, he has announced that state government will soon adopt a resolution in the assembly urging the center to amend the constitution, and the proposed amendment aims to reduce the minimum age of contesting Lok Sabha and Assembly elections from 25 to 21। तो इनका कहना है कि जो यूथ है, अब हमें जरूरत, मतलब एक टाइम आ गया है कि जो कॉन्टेस्ट कर सके इलेक्शंस का, उसको भी कम करके 21 ईयर्स जो है वो किया जाए। क्योंकि अभी जो हमने देखा कि जो एक पूरा जेनजी का एक प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद से मतलब है कि कैसे जो मिनिमम एज है जनरली इसको मतलब 25 रखा गया है जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके लिए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके लिए 30 इयर्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है। साथ ही साथ जो वोटिंग एज है वो 18 इयर्स है। तो क्या यंगर पॉपुलेशन को, यंगर जनरेशन को जो है वो और जल्दी जो है वो उनको इसमें ले आया जाए पॉलिटिक्स में, कि जो उनके पोटेंशियल हैं उनको और बेहतर किया जा सके। और एक जो कंसर्न्स रहते हैं कि एक लैक ऑफ उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस रहता है तो वो सही नहीं रहता है, तो इस पे काफी सारे इश्यूज हैं। और ये आगे आने वाले टाइम में एक डिबेटेबल टॉपिक भी रहेगा, और उसमें फिर देखना होगा कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है गवर्नमेंट का। तो ये जो एस्पेक्ट है ये आप इसको याद रखिएगा। Then in the parliament, government informed that startup village entrepreneurship program, which is a key initiative launched in 2016 as a sub-scheme of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, and its primary objective is to support non-farm enterprises in rural areas through comprehensive training, financial assistance, mentorship, community-led institutional support. And by June 2026, SVEP has successfully supported 4.32 lakh rural enterprises across India. This program emphasizes on social inclusion, equitable access to entrepreneurship opportunities,
And through this program, approximately 86% of the entrepreneurs supported belong to SC, ST, and OBC communities. Okay, so SVEP, it is also important. Or India boosts the third largest startup ecosystem globally, boasts बाय सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है ये सपोर्ट करती है कि स्टार्टअप आप जो है वो शुरू करिए, और इसके लिए जो कम्युनिटीज हैं रूरल एरियाज में जो वुमेन हैं उनको काफी हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। नेक्स्ट देयर इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू पैडी फील्ड इमिशंस, और एक स्टडी हुआ है जो कि पब्लिश हुआ नेचर फूड में। It has revealed that greenhouse gas emissions from paddy fields have doubled since 1960, and between 2011 and 2020, global paddy fields produced approximately 1.1 billion tons of carbon dioxide equivalent emissions annually. That is a increase of about a 90.4% increase if we compare from 1961 to 80 period. This rise is significantly attributed to the loss of soil organic carbon, with over a third of worldwide paddy fields beginning to lose carbons by 2010 compared to the period when they were removing 289 million tons of carbon dioxide annually. Methane emission from flooded paddy fields, where methane producing microbes thrive in low oxygen condition, also play a substantial role. Paddy fields in eastern India have been identified as global methane hotspot. मतलब कि ये कहा जाता है कि जो पैडी फील्ड्स होती हैं उनसे काफी जो है वो मिथेन का हॉटस्पॉट है, इनसे इनका जो है वो एमिशन होता है। और ये इसमें बताया गया है कि CO2 का भी जो है एमिशन काफी जो है वो बढ़ा है। वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया इज ए लीडिंग राइस प्रोड्यूसर, और इसमें 25% इंक्रीज हुआ है पैडी कल्टीवेशन एरिया में सिंस 1970, and currently it covers 55% of its rainfed harvested land. तो मतलब एक ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो पैडी है इसका जो खेती है इसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है मिथेन में और CO2 में। और इसमें ये भी बताया गया कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज है उसका इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूअस इरिगेशन की वजह से भी जो इमिशंस हैं वो बढ़े हैं। और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि ये और जो एनुअल इमिशन है दे विल इंक्रीज, और 2050 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से ये जो पैडी फील्ड्स हैं इनसे और एमिशन जो है वो होगा, और इट विल लीड टू इंक्रीज इन एनुअल मीथेन एमिशंस। तो ये एक स्टडी है, रिपोर्ट है। तो जैसे कभी-कभी कई बार पूछा भी जा चुका है कि पैडी फील्ड से जो है वो क्या किस चीज़ का एमिशन होता है गैस का। और कई सारे स्टेट्स में जो है वो इसको एज़ अ चैलेंज लिया है। केरला में केरा AWD है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका एम है टू एस्टैब्लिश लो एमिशन राइस सिस्टम्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। यहाँ का थ्रिसूल कोल लैंड है, पालाकड कैनाल एरियाज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि कैसे सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको इंक्रीज किया जाए, कैसे पूरा जो इरिगेशन सिस्टम है उसको मैनेज किया जाए, और कि जो लो इमिशन वाले जो पैडी वेराइटीज हैं वो ग्रो करें और बेनिफिशियल भी रहे, और एनवायरनमेंट को भी काफी जो डैमेज है वो कम हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ साथ मिथेन से रिलेटेड, CO2 से रिलेटेड, ये आपके साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कि ट्रॉपिकल जैसे साइक्लोन्स हैं इनके बारे में पूछ देते हैं। तो ये टाइफून नूल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये अपनी 3 कंट्रीज के विजिट पे थी, एंड शी वाज अवॉर्डेड ऑनररी टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑनरिस कॉसा बाय द बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इन रोमानिया। ये रोमानिया और मैसेडोनिया इन लोग के विजिट पे थी, एंड शी डेडिकेटेड द अवार्ड टू 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। तो ये है। Next, there is an article related to SpaceX Starship successfully deploys Starlink V3 satellite in latest test flight.
स्पेसएक्स का कोलोसल 124 मीटर स्टारशिप रॉकेट है. इट हैज सक्सेसफुली completed its latest test flight, marking its 13th overall and second launch of its newer V3 version. The rocket has launched from Texas, uh, और इसमें काफी डिले हुआ था बिकॉज ऑफ इंजन प्रॉब्लम एंड वेदर कंडीशंस. वहां पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बर्था आया था, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हुई थी. तो अभी इसका टेस्ट फ्लाइट जो है वो हो चुका है. तो ये भी मतलब जैसे स्टार एक्स स्पेस एक्स इंपॉर्टेंट रहेगा. स्टारशिप क्या है? ये स्पेस एक्स का फुली रियूजेबल सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल स्पेस का सिस्टम है, और इसको डिजाइन किया गया है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्लैनेटरी फ्लाइट एंड ऑर्बिटल ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये है. Then there has been discovered a massive exomoon candidate around Brown Dwarf CD 352722b. Uh, Astronomers have detected a large celestial body which is orbiting the brown dwarf, which itself orbit जो मतलब ये एक ड्रॉफ है, ब्राउन स्टार है जो कि एक खुद ही एक स्टार के ऑर्बिट करता है. और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये माना जा रहा है कि इट इज अबाउट 90% एज मैसिव एज जुपिटर एंड कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द ब्राउन ड्वार्फ एवरी 170 डे along an oval path. एक्सोमून जैसे है, तो ये पूछा जाता है. एक्सोमून होता है अ मून दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और अदर बॉडी आउटसाइड द सोलर सिस्टम. और ये जो CD 352722b है, ये डेजिग्नेटर है ऑफ द ब्राउन ड्वार्फ अराउंड विच द लार्ज बॉडी ऑर्बिट्स. तो है ये, इस तरह से भी कभी कभी पीसेस वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देन लास्टली स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो स्पोर्ट में अनाहत सिंह हैं. ये इंडिया की स्क्वैश प्लेयर हैं, और इनका एक काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है. ये वुमेन सिंगल फाइनल में पहुंची हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की. और इन्होंने इजिप्ट की बार्ब समय को जो है वो सेमीफाइनल मैच में जो है वो के अगेंस्ट इनकी विक्ट्री हुई है. और ये जो चैंपियनशिप है, इट इज टेकिंग प्लेस इन ओंटारियो कनाडा. तो जैसे चैंपियनशिप के अगर ये जीत जाती है तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाएगा. या अनाहत सिंह के बारे में पूछ सकते हैं कि दिस प्लेयर इज रिलेटेड टू विच गेम. तो ये है आज का सारा करंट अफेयर्स. और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए.